आपने कई मर्डर मिस्ट्री पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको मर्डर मिस्ट्री बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर मेरा दावा है कि आप लोग भी हैरत में पड़ जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल इस मर्डर मिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा प्यार, धोखा, दोस्ती और कैसे रिश्तों को इस्तेमाल किया जाता है। और आप ये भी देखेंगे कि कैसे किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना कितना बड़ा नुकसानदायक भी हो सकता है। तो ये सब हम बताएंगे आज की ही वीडियो में। और दोस्तों, ये कहानी है, दरअसल घटना है दो सहेलियों की, जो कि एक ही कॉलेज की पढ़ने वाली छात्रा होती हैं और बहुत ही बेहद क्लोज फ्रेंड होती हैं, यानी कि बेस्ट फ्रेंड होती हैं। और एक दिन अचानक ये दोनों लड़कियां एक साथ गायब हो जाती हैं और गायब होने के बाद ही एक लड़की की मिलती है डेड बॉडी और दूसरी लड़की खो जाती है। और जब पुलिस इस मिस्ट्री को सुलझाती है और उसके सामने जैसे तथ्य निकल कर आते हैं तो पुलिस भी माथा पकड़ लेती है। और जहाँ जहाँ ये स्टोरी गई और जिन जिन लोगों ने सुना तो वो भी हैरत में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना की क्या है पूरी मर्डर मिस्ट्री, वो हम बताएंगे आपको इसी वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। और आपसे दोस्तों एक वही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है हरियाणा के पानीपत की। पानीपत का एक रोड है जीटी रोड, और उसी जीटी रोड में एक मंदिर है, गौशाला मंदिर। शाम का वक्त होता है और उस मंदिर पर एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जो कि जली हुई डेड बॉडी होती है। बल्कि इसको पूरी तरह जला हुआ डेड बॉडी नहीं कह सकते, क्योंकि इस डेड बॉडी का सिर्फ चेहरा यानी कि फेस जला हुआ होता है। जैसे ही लोगों की नजर इस डेड बॉडी, जली हुई डेड बॉडी पर पड़ती है, तभी तत्काल पुलिस को सूचना दे दी जाती है और पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। जब मौके वारदात पर जैसी पुलिस पहुंचती है और इस डेड बॉडी की कंडीशन देखती है तो वो भी ये साफ अंदाजा लगा लेती है पुलिस कि दरअसल इस मर्डर के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर है। और ऐसा लगता है जानबूझकर इस लड़की का चेहरा जलाया गया हो, जिससे इस लड़की की शिनाख्त न हो पाए। लेकिन जब पुलिस वहीं और थोड़ा छानबीन करती है और सबूत जुटाने की कोशिश करती है कि शायद कुछ साक्ष्य मिले, तभी वहीं पास पर कुछ चीजें मिलती हैं जो कि ये साफ पता चल रहा था कि इसी डेड बॉडी की हो सकती है। और वहीं पर एक आधार कार्ड भी मिलता है और एक आईडी कार्ड मिलता है, जो कि कॉलेज का आईडी कार्ड होता है। यहीं पास में ही एक आर्या कॉलेज होता है, उसी आर्या कॉलेज का उसमें एड्रेस होता है और इस लड़की का नाम ज्योति लिखा होता है उस आईडी कार्ड में। और ज्योति बीए थर्ड ईयर की छात्रा होती है और जो आधार कार्ड मिलता है उसमें भी ज्योति लिखा होता है और पास में ही एक फोन पड़ा हुआ होता है। पुलिस को अब ये आईडी मिलने से ये बात तो समझ में आ गई थी कि ये जिस लड़की की डेड बॉडी है, इस लड़की का नाम ज्योति है, क्योंकि आधार कार्ड और आईडी कार्ड में दोनों ज्योति नाम ही मेंशन था। तभी पुलिस उस फोन से ज्योति के घर वालों का नंबर निकालकर उनके घर वालों को सूचना दी जाती है। तभी ज्योति के घर वाले आनन फानन पर मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही ज्योति के पिता वहां जाते हैं और उनसे पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए ये आपकी ही बेटी है क्या। जैसे ही वो ज्योति के पिता उस डेड बॉडी को देखते हैं तो फपक कर रोने लगते हैं और कहते हैं हाँ ये मेरी ही बेटी है, क्योंकि जो कपड़े घर से पहनकर निकली थी कॉलेज के लिए वही कपड़े हैं और ये आधार कार्ड और आईडी और ये फोन भी मेरी बेटी ज्योति का ही है। पुलिस पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जैसे ही इस बात की खबर ज्योति के घर वालों और मोहल्ले के लोगों को पता चलता है तो पूरे घर पर मातम छा जाता है। बॉडी की पोस्टमार्टम करने के बाद में डेड बॉडी ज्योति के पिता को सौंप दी जाती है। ज्योति के पिता और घर वाले नम आंखों से ज्योति की अंतिम विदाई करते हैं। लेकिन वहीं पर एक मसला और हो जाता है, जो कि ज्योति की एक दोस्त होती है सिमरन, वो भी घर से लापता होती है। और जब सिमरन के घर वालों को ये पता चलता है कि सिमरन की बेस्ट फ्रेंड जो ज्योति होती है उसका मर्डर हो चुका है,
तो वो सिमरन के पिता परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हाल ज्योति का हुआ हो वही हाल मेरी बेटी का हो, और वो थाने जाकर सिमरन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब एक तरफ पुलिस को डेड बॉडी मिलती है और दूसरी तरफ उसी डेड बॉडी की सहेली भी गायब होती है। अब पुलिस के सामने डबल चुनौती हो जाती है। इस हत्याकांड को खुलासा करना और सिमरन को सही सलामत ढूंढना, ये दोनों चैलेंज पुलिस के लिए बड़े चैलेंज बन जाते हैं। और इसी पूछताछ में जब पुलिस आगे बढ़ रही होती है और 2 दिन गुजर जाते हैं, जिस दिन ज्योति का मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी, वो तारीख थी 5 सितंबर 2017। और अब जब 2 दिन बाद उनके सिमरन के पिता थाने जाते हैं तो तारीख होती है 7 सितंबर 2017, और थाने जाकर अपनी बेटी की ढूंढने की पुलिस से गुहार लगा रहे होते हैं। लेकिन जब सिमरन के पिता थाने पर होते हैं, उसी वक्त थाने पर ज्योति मर्डर केस की भी बात चल रही होती है। और जब पुलिस स्पॉट पर गई थी ज्योति की हत्या की सूचना मिलने पर, तो पुलिस ने वहां ज्योति के चेहरे की और पूरी बॉडी की फोटो भी खींची थी। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि जिस लड़की की हत्या हुई है वो तुम्हारी बेटी की बेस्ट फ्रेंड थी, और एक बार आप भी तस्वीर देखकर बताइए क्या ये ज्योति ही है। जैसे ही सिमरन के पिता उस तस्वीर को देखते हैं और गौर से देखते हैं तो उनके आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और कहते हैं, साहब ये ज्योति नहीं बल्कि मेरी बेटी सिमरन है, क्योंकि मैं सिमरन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरी बेटी है, और इसके जो कान है और बॉडी शेप है उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि ये ज्योति नहीं बल्कि मेरी बेटी सिमरन ही है। अब पुलिस हैरत में पड़ जाती है कि असल में अगर ये सिमरन है तो फिर ज्योति कहाँ गई, और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो जाती है। अब पुलिस सिमरन और ज्योति के सहेलियों से भी पूछताछ करते हैं। उसी जांच पड़ताल पे एक कड़ी और सामने निकल कर आती है। पुलिस को एक लड़का मिलता है जिसका नाम मंजीत होता है, और वो कहता है कि दरअसल 5 सितंबर को ज्योति और कृष्णा ये दोनों शाम को गौशाला मंदिर पे थे, और मेरे दोस्त कृष्णा ने मुझे फोन करके बुलाया था। दरअसल कृष्णा भी बीए 3rd ईयर का छात्र होता है और ये दूसरे कॉलेज एसटी कॉलेज का स्टूडेंट होता है, और ज्योति का बॉयफ्रेंड होता है। और मुझे उसी शाम कृष्णा ने फोन करके मुझे भी गौशाला मंदिर में बुलाया था। लेकिन जब मेरी बात हुई कृष्णा से तो फोन पे मैंने कृष्णा को बोला कि मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं लेट हो जाऊंगा। और जब मैं वहां पहुंचा तो मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे। अब पुलिस के लिए गुत्थी और ज्यादा उलझती जा रही थी, लेकिन पुलिस हार नहीं मान रही थी और उसने भी पूरी तरीके से मन बना रखा था इस मर्डर मिस्ट्री को वो सुलझा कर ही रहेंगे। और अचानक एक दिन पुलिस को एक सूचना मिलती है जिस पर पानीपत पुलिस शिमला के एक होटल पहुंच जाती है, और जैसे ही उस होटल के गेट को नॉक किया जाता है तो जो शख्स सामने खड़ा होता है दरवाजा खोलता है। पुलिस देखकर हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि वो गेट किसी और ने नहीं बल्कि ज्योति ने खोला था, और ज्योति के पीछे कृष्णा भी खड़ा होता है। अब पुलिस ज्योति और कृष्णा को हिरासत में लेकर पानीपत आ जाते हैं, और जब ज्योति और कृष्णा से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने सिमरन को क्यों मारा, जो वो कहानी बताते हैं तो सुनकर पुलिस भी हैरान और दंग रह जाती है। दरअसल वो ये बात सिमरन कहती है कि कृष्णा मुझे एक प्ले रिहर्सल में मिला था, और जब हम दोनों मिले तो हम दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गया, और जब हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे तो हम दोनों ने एक साथ वादा किया और साथ जीने मरने की कस्में खाई, और हम दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते थे, और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। और ये बात ज्योति ने अपने घर वालों से जब बात रखी तो ज्योति के घर वालों ने साफ साफ शादी के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि कृष्णा और ज्योति की जाति अलग अलग थी, इसलिए ज्योति के घर वालों ने इस शादी से साफ साफ इनकार कर दिया था। अब इसी बात को लेकर ज्योति और कृष्णा काफी टेंशन में थे, और वो एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते थे, और वो जानते थे कि अगर हमने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।
तभी वो एक प्लान बनाते हैं और फिर वो तलाश करते हैं अपने ही कटकाथी के दो लोगों की। सिमरन को, ज्योति को अपनी काठी की एक लड़की चाहिए थी और कृष्णा को अपने कटकाठी का एक लड़का चाहिए था। अब उनकी मौत से इनको जिंदगी जीना था और इसी प्लान के चलते ही एक दिन ज्योति की नज़र पड़ती है, उसी के कॉलेज की एक छात्रा होती है सिमरन, जो कि ज्योति की बिल्कुल कद-काठी की होती है। अब ज्योति सिमरन से नज़दीकियां बढ़ाती है और दोस्ती करती है, और दोस्ती ही नहीं बल्कि एक गहरी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। लेकिन शायद सिमरन बेखबर होती है कि आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होने वाला है। अब बारी थी कृष्णा की, क्योंकि कृष्णा को भी अपने कद-काठी का एक लड़का चाहिए था। तभी उसको अपने कॉलेज में एक लड़का मिलता है मंजीत, जो कि उसकी कद-काठी का होता है और उसी के ही क्लास का होता है। अब कृष्णा भी मंजीत से दोस्ती करता है और इससे भी गहरी दोस्ती हो जाती है और सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। और 5 सितंबर को ये लोग गौशाला मंदिर पर पहुंच जाते हैं, सिर्फ ज्योति और कृष्णा। ज्योति ने अपनी बेस्ट फ्रेंड सिमरन को वहां बुला लेती है। अब इनको इंतजार था मंजीत का। तभी कृष्णा मंजीत को फोन लगाता है और वहां पर रिहर्सल के बहाने उसको बुलाता है। तभी मंजीत कहता है कि मैं लेट हो जाऊंगा और मुझे देर हो जाएगी, और ये लोग उसका इंतजार जब करते थक जाते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि मंजीत को छोड़ो। तभी ज्योति अपने बैग में हाथ डालकर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालती है और उस बोतल को सिमरन के लिए दे देती है और कहती है कोल्ड ड्रिंक पी लो। जैसे ही सिमरन वो कोल्ड ड्रिंक पीती है वो बेहोश हो जाती है, और जैसे ही सिमरन बेहोश होती है तभी ज्योति उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देती है और बैग में एक दूसरी बोतल निकालती है जिस पर तेजाब था, और सिमरन के चेहरे पर वो तेजाब फेंक देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर चेहरा जलेगा नहीं तो इसकी पहचान हो जाएगी और उसको पहचान ही मिटानी थी। तभी वो तुरंत सिमरन के कपड़े उतारती है और अपने उसको कपड़े पहना देती है और अपना आईडी कार्ड और आधार कार्ड और मोबाइल भी उसी के आसपास फेंक देते हैं। और वो मंजीत का अब ज्यादा इंतजार नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये कांड करते हुए किसी ने देख लिया तो वो मौके पर ही पकड़े जाएंगे और ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। शायद मंजीत की किस्मत अच्छी थी जो मौके पर नहीं पहुंचा, और जब कुछ देर बाद मंजीत उस मंदिर पर पहुंचता है तो देखता है कि मंदिर का ताला बंद हो चुका था। वहां से मंजीत अपने घर वापस आ जाता है। अब ज्योति और कृष्णा दोनों अपने एक नई पहचान के साथ अलग अलग शहरों में घूम रहे होते हैं, लेकिन एक दिन सटीक लोकेशन होने के चलते पुलिस ज्योति और कृष्णा को धर दबोचती है और इनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं आती, जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि इन दोनों ने अपनी जिंदगी जीने के लिए अपनी सहेली को मौत के घाट उतार दिया और अपने दोस्त को भी मौत के घाट उतारने वाले थे, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, और इसी के चलते इनको आजीवन सजा हो जाती है। और सजा होने के 5 महीने बाद ही कृष्णा को कैंसर हो जाता है और जिसकी 5 महीने बाद मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।